नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम सा। सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम में फिर लौटे हैं आपके पास एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है नीतू खंडूरी शर्मा के संघर्षमयी जीवन के बारे में। आपको बता दें, इनके जीवन की ये यात्रा एक चुनौतीपूर्ण जीवन यात्रा रही है, जहां कदम कदम पर इन्होंने अपार चुनौतियों का सामना किया। दोस्तों, आज ये एक कंसल्टेंट है और ऐसे तमाम लोग जो नशे की लत से बुरी तरह जकड़े हुए हैं, नशे के आदी हो चुके हैं और अब खुद स्वेच्छा से इस लत से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे तमाम लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने में ये उनकी सहायता कर रही है। जी हाँ, ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मंगलम ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर चला रही है। दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए अपने जीवन में इन्होंने कड़ा संघर्ष किया। देहरादून की रहने वाली नीतू खंडूरी शर्मा ने 1999 में शादी के बाद अपने वैवाहिक जीवन में कदम रखा ही था कि इनके सामने अपार चुनौतियां खड़ी हो गई। इन्हें एक ऐसा सच पता चला जिससे ये शादी से पहले पूरी तरह अनजान थी, और वो सच इनके जीवन साथी से संबंधित था। जी हाँ, आपको बता दें, इनके पति ड्रग एडिक्ट थे। पति के ड्रग्स की लत ने नीतू की वैवाहिक जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। कई सालों तक इसी स्थिति में जिंदगी जीने के बाद इन्होंने हस्बैंड को ड्रग्स की लत से छुटकारा दिलाने के लिए उन्हें पुनर्वास केंद्र भेज दिया। आपको बता दें, इस स्थिति से बाहर आने में उन्हें लगभग 5 साल का समय लगा। आखिरकार हस्बैंड को इस लत से छुटकारा मिल गया, लेकिन इन 5 सालों में नीतू खंडूरी शर्मा ने अपनी जिंदगी में कितना संघर्ष किया, इसका अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब जिंदगी सामान्य हो चुकी थी। इनके हस्बैंड भी बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उन्होंने अपने जैसे ही नशे के आदी हो चुके लोगों की मदद के इरादे से मंगलम ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की, और अपने हस्बैंड की इस पहल का समर्थन करने के लिए इन्होंने भी काउंसलिंग की डिग्री ली। इसके अलावा सोशियोलॉजी और इंग्लिश में डबल एमए भी किया, खुद को शिक्षित किया, और आज ये अपने पुनर्वास केंद्र में आए हर उम्र के लोगों को नशा मुक्ति के लिए और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। इन्होंने अब तक नशे के आदी कई लोगों को नशे से छुटकारा दिलाने में उनकी मदद की है। इनकी इस पहल की हम भी सराहना करते हैं, और आइए अब इनसे मिलकर सुनते हैं इनकी पूरी कहानी, इनकी अपनी जुबानी। मेरा नाम नीतू खंडूरी शर्मा है। मैं देहरादून से हूँ बेसिकली, और 1999 में मेरी शादी असम में हुई। तो जब मेरी यहाँ पे शादी हुई तो मेरे हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट थे, जिसका पता हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं था शादी से पहले। और उसके बाद मैंने उनके साथ बहुत स्ट्रगल किया। करीबन मैं उनके साथ 5-6 साल तक इसी उससे जूझते रहे हम लोग, नशे के उससे। कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैंने नशा किया है। और उसके बाद उन्होंने 2004 में उन्होंने मतलब नशा छोड़ने के लिए इच्छा जाहिर करी कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, तो हमने उन्हें रिहैब सेंटर में डाला। वो जर्नी बहुत ही खतरनाक जर्नी होती है, उसको आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि एक आदमी को जब रिहैब ले जाया जाता है तो ऐसा लगता है कि घर में से कोई मर ही गया है जैसे कि। तो इनको जब हमने रिहैब में डाला तो उसके बाद इन्होंने 2004 फेब में ये निकले वहां से। तो निकलने के बाद इन्होंने भी 5, 6, 7 3-4 साल इन्होंने मतलब कि वो करा, मतलब रिकवरी में रहे। फिर इन्होंने रिहैब में काम भी किया मेरे हस्बैंड ने। फिर 2008 में इन्होंने वहां पे जॉब भी किया 3-4 साल तक। इधर जब मेरी शादी हुई थी तो मैं केवल इनके साथ जब आई तो केवल 20 साल की लड़की थी उस समय। तो केवल ग्रेजुएट थी, एक सिंपल। उसके बाद एक सिंपल ग्रेजुएट, उसके बाद मैंने इनके इंस्टीट्यूट के लिए मैंने एमए किया, मैंने डबल एमए किया सोशियोलॉजी में, इंग्लिश में एमए किया। उसके बाद मैंने एनटीटी करी। उसके बाद मैंने इन्होंने जब रिहैब खोला तो इन्होंने कहा कि तुम काउंसलर की डिग्री लो कोई। फिर मैंने इनके लिए सेंटर के लिए काउंसलर की डिग्री ली। शादी के बाद इतना पढ़ना बहुत ही मतलब अजीब सा होता है। आप टाइम निकालना, इन लॉज हैं मेरे घर में, सास ससुर, मेरा एक बेटा है जो अब तो बीटेक कर रहा है। लेकिन उस समय एक छोटे से बच्चे के साथ, 2 साल का मेरा बेटा था, 1.5 साल का, जिस समय ये पता चला कि अब ये ड्रग एडिक्ट हैं, और फिर बेटे को लेके मैं रिहैब सेंटर जाना, वो सब बहुत ही
बड़ी पेनफुल जर्नी थी वो, बहुत ही वेंट थ्रू हेल, जैसे कहते हैं नर्क से गुजरने वाली। और अभी जब मैंने इनके लिए पढ़ाई करी रिहैब के लिए, तो अभी तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सेटल्ड हैं। बहुत सारे बच्चे हैं इस समय जो मुझे माँ बोलते हैं, और बहुत सारे बच्चे ठीक हुए हैं हम लोगों के रिहैब सेंटर में आके। इसके लिए मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स देना चाहूँगी कि वो मेरे हस्बैंड ड्रग्स से निकल सके, और आज वो हजारों लोगों को हेल्प कर रहे हैं। प्रेरणा तो अपने आप ही आ जाती है जब आपके ऊपर, जिसे कहते हैं, पड़ती है, तो इंसान या तो निकलता, या तो भाग लो या तो भाग लो, या तो आप उसमें पार्टिसिपेट करो या तो रन अवे करो। मैंने उस सारी सिचुएशन में पार्टिसिपेट किया सर। मैंने देखा कि अब घर में इनकम का कोई सोर्स नहीं था उस समय। मेरे ससुर एसडीओ थे, लेकिन वो भी हम लोगों को केवल खिला ही सकते थे। उस टाइम के एसडीओ, इतनी ज्यादा पेंशन नहीं थी, इतना ज्यादा कुछ नहीं था। तो मैंने अब मेरे को यहाँ पे एक स्कूल में लोगों ने बुला लिया कि तुम हमारे स्कूल में जॉब करो। तो 750 रुपए की उस समय मेरी सैलरी हुआ करती थी। आज तो बाय गॉड्स ग्रेस मैं 2-2 गाड़ी मेंटेन करती हूँ, ड्राइवर मेंटेन करती हूँ। लेकिन उस समय पे 750 रुपए की मैंने जॉब करी। 750 की जॉब के बाद प्रिंसिपल ने बोला स्कूल के कि भाई तुम ऐसा है, तुम्हें अगर सैलरी बढ़ानी है तो तुम एनटीटी करो। तो आप यकीन करेंगे, छोटे से बच्चे को घर पे छोड़ के मैं पहले स्कूल जाती थी, स्कूल से घर आती थी, घर आने के बाद फटाफट खाना खाया, खाना खा के सीधा फिर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जाती थी मैं एक स्कूल में। वहां पे मैं एनटीटी की ट्रेनिंग करी, टीचर्स ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग करी। उसके बाद मेरे प्रिंसिपल ने मेरी 250 रुपए सैलरी बढ़ाई। तो अभी सोचती हूँ तो बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ कि 250 रुपए बढ़ाने के लिए पहले मैंने 4 महीने कोर्स करा, 3 महीने का कोर्स करा मैंने, फिर मेरी 250 रुपए सैलरी बढ़ी। फिर वो सैलरी बढ़ने के बाद फिर जब यहाँ से चली गई, मेरी प्रेरणा का सोर्स मेरा भाई अशोक खंडूरी, जो कि अभी आईआईटी जोधपुर में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट पे है। उसने मुझे कहा कि आगे पढ़ाई कर, तो फिर मैंने उसके कहने से एमए किया, एमए इंग्लिश में किया मैंने। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी में एमए तो मेरे हस्बैंड के लिए किया मैंने। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे जब उन्होंने अपना रिहैब खोला तो कहा तुम पढ़ाई करो। तो मैंने फिर पढ़ाई शुरू करी दोबारा से। फिर मैंने 2 कोर्स जो है वो मैंने और बाद में किए। इग्नू से मैंने काउंसलिंग का कोर्स किया, और इग्नू से ही फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी किया। प्रेरणा तो सर मुझे लगता है कि हाथ पैर नहीं छोड़ने चाहिए किसी को भी, लड़ना चाहिए परिस्थितियों से, क्योंकि या तो आप उस परिस्थिति में जब सामना नहीं करते हैं तो परिस्थिति आपको या तो डिप्रेशन की तरफ ले जाएगी। तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन में जाने से अच्छा है, बहुत ज्यादा सोचने से अच्छा है, दिमाग को यूज करने से ज्यादा अच्छा है कि हाथ पैरों को भी यूज किया जाए और दिमाग के साथ। तो काम करा फिर सर, पढ़ाई करी। हार्डशिप्स तो इतनी भयानक थी कि मैं आपको बता रही हूँ ना, फाइनेंशियली भी, कि 2 रुपए का शैम्पू खरीदने के लिए भी एक टाइम पे थोड़ा सा सोचना पड़ता था। और उसके बाद अब जब ये रिहैब खोल लिया, तो रिहैब खोलते वक्त लोगों को विश्वास ही नहीं होता था कि मेरे हस्बैंड रिहैब चला सकेंगे। मेरे हस्बैंड का एक पार्टनर भी है, भूपेश काकोटी। तो लोगों को इनके ऊपर विश्वास ही नहीं होता था कि ये लोग चलाएंगे, कोई उधार नहीं देता था। तो एक टाइम था कि हमने अपने रिहैब में छोटे छोटे बर्तन खरीदे थे, जैसे कि हम लोग घर में यूज करते हैं बर्तनों को, ऐसे बर्तन हुआ करते थे। 3 पेशेंट, 4 पेशेंट, 7 पेशेंट, इस तरीके से चला। और आज ये है कि जिस तरीके से बारात का खाना बनता है, उतना बड़ा मतलब कि हम लोगों के रिहैब में किचन चलती है आज की डेट में। और हार्डशिप्स तो जब आती हैं सर, मैं बार बार एक ही चीज कहूंगी, या तो भाग लो या तो भाग लो, पार्टिसिपेट करो या तो रन क्विट करो। तो मैं क्विटर्स में नहीं हूँ, मैं छोड़ने वालों में नहीं हूँ। मैं वैसे बहुत जल्दी से छोड़ती नहीं हूँ। थैंक यू सर। मेरी प्रेरणा मेरी माँ है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। मेरे फादर एक्सपायर हुए जब मैं 8 साल की थी, और मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे। वैसे तो फाइनेंशियली हमको बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं मिले, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी उस समय केवल 32 ईयर्स की थी जिस समय मेरे फादर एक्सपायर हुए। और मेरी माँ ने हम छोटे छोटे बच्चों को पाला अकेले, ना दादा ना दादी, कोई नहीं। फिर भी मेरे दादा दादी भी तभी एक्सपायर हो गए थे जब मेरे फादर बहुत छोटे थे। मेरे पापा ने भी अपनी जगह खुद ही बनाई लाइफ में। मेरे फादर 39 ईयर्स में एक्सपायर हुए, जिस समय कि मेरी माँ 32 की थी। तो माँ को देखा स्ट्रगल करते हुए। फिर माँ एक ही चीज बोलती थी कि पति को छोड़ने की जब बात आती थी या कुछ आती थी, तो मम्मी कहती थी नहीं, उसको सुधारो, उसको सुधारो।
और उसी के साथ ही चलने की कोशिश करो। तो माँ बहुत बड़ा रोल मॉडल है मेरा। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता, हर लड़की को पढ़ना चाहिए। मैं तो आज भी चाहती हूँ कि मैं पीएचडी कर लूँ इसमें, एडिक्शन के ऊपर स्पेशली। मेरे कुछ दोस्त हैं मेरी, उनसे इस बारे में बहुत बात होती है कि मैं पीएचडी करना चाहती हूँ, क्योंकि एजुकेशन एक वो सूरज है जो हर जगह आपको चमकाता है। और एक्सपीरियंस तो तब मिलेगा ना सर जब एजुकेशन हाथ में होगी। जिंदगी के दूसरे एक्सपीरियंस मिल सकते हैं, लेकिन अगर आज मैं अनएजुकेटेड होती तो मैं कुछ भी ना कर पाती सर। इसके लिए भी मैं अपने भाई को सल्यूट करूंगी कि शादी करने के 10 साल के बाद मेरे भाई ने मुझे कहा तू पढ़ाई कर। और शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आता था पढ़ाई क्या करूं। जब आप एक बार पेन और पेपर छोड़ देते हैं तो उसके बाद 10 साल के बाद आप दोबारा जब किताबें उठाओ तो आई स्टिल रिमेम्बर माई यंगर सिस्टर सेड मी, मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा तू अपने दिमाग पे पहले रंदा मार, तब तेरा दिमाग साफ होगा। क्योंकि कुछ समझ नहीं आता था 10 साल बाद किताब उठाने के बाद। ब्रेन का जो फूड है वो बुक्स हैं, और जब आप उसे फिर धीरे 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 उसे फूड खिलाना शुरू करते हैं दिमाग को किताबों का, तब वो ब्रेन खुलता है। तो ब्रेन खुलते खुलते भी मुझे 1 साल लग गया था। और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन सबसे ऊपर रखती हूँ मैं, एजुकेशन। और दूसरे एक्सपीरियंस तो जिंदगी सिखाती रहती है, खैर बहुत चीजें तो जिंदगी भी सिखाती है, पर एजुकेशन को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ। एक एजुकेटेड बंदा कहीं मार नहीं खा सकता, हर लड़की को पढ़ना चाहिए। आजकल लोगों ने रिहैब खोल लिया है पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए, और रिहैब भी अर्निंग का एक अच्छा सोर्स है। लेकिन आजकल जिस तरीके से एकदम जिसे कहते हैं वो मशरूम की तरह जो पैदा हो रहे हैं ना रिहैब, उनके मैं एक अगेंस्ट में हूँ। क्योंकि रिहैब खोलने के लिए आपकी जिंदगी का तजुर्बा और आपको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा, बहुत बहुत धैर्य होना पड़ेगा। आप एक ऐसे आदमी से बात कर रहे हैं जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, और उसकी पूरी आपको चाइल्डहुड, मैरिटल, सेक्सुअल, उसकी फैमिली लाइफ, उसकी आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअल लाइफ, सबके बारे में जानना है। तो उसके लिए कभी कभी तो 100 टाइम्स आई यॉन, समटाइम्स इट हैपेंस विद मी ऑल्सो, कि मैं भी हजारों बार मेरे को भी जमाई आ जाती है। लेकिन फिर भी उन बातों को सुनना, घंटे भर तक एक आदमी की काउंसलिंग करना, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। कोई भी इंसान रिहैब खोल के बैठ जाएगा तो बहुत दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता वो इस फील्ड में। आप जब तक, क्योंकि बहुत रिहैब है, आप 10 पेशेंट लेके बैठे रहिए, लेकिन अगर आपको काम करना है, शिद्दत से काम करना है, तो आपको बहुत पेशेंट, बहुत पैशनेट, बहुत सिंपैथेटिक भी आपको होना पड़ेगा। एम्पैथी में नहीं जाना चाहिए। हालांकि शुरू में मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम होती थी, समस्या होती थी कि मैं लोगों के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना शुरू कर देती थी। पर ये फिर एक्सपीरियंस ने सिखाया कि नहीं, इनके साथ इतना ज्यादा होने से फिर बर्नआउट होता है। तो रिहैब खोलिए, बहुत अच्छे से खोलिए, पैसे कमाने के लिए मत खोलिए, मैं दूसरों को यही कहूंगी। इस काम भी कीजिए। बॉर्न लीडर हूँ शायद क्योंकि जिस समय उत्तराखंड आंदोलन वगैरह भी होता था, उस समय में मैं बहुत लीडिंग में आगे रहती थी। और वैसे भी अगर आपको पता हो तो एरियंस जो होते हैं, मेष राशि वाले, वो बॉर्न लीडर्स होते हैं, वो जल्दी से क्विट नहीं करते किसी चीज को। तो मैं शायद बॉर्न लीडर हूँ, और मैं अपनी फैमिली में भी या काम वाम में भी मैं आगे ही रहना पसंद करती हूँ। अभी असम में ADRCA है, ऑल असम ड्रग एसोसिएशन बनी है जो, उसके बोर्ड ऑफ मेंबर्स में मैं भी हूँ। मेरा जन्म देहरादून में हुआ, देहरादून में ही मैं पैदा हुई, वहीं पली बड़ी हुई हूँ। वहाँ पे MKP कॉलेज में मैं पढ़ती थी। और हाँ, शैतान तो बहुत थी मैं। आई वॉज टू नॉटी और वेरी फैट, बहुत मोटी भी थी और नॉटी भी थी। तो बहुत डांट वाट तो सुनने को मिलती थी। उत्पत्तियाँ जिसे कहते हैं, बहुत उत्पात करती थी मैं। वही शायद लीडिंग कहते हैं, वैसे भी जो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके सीखने वालों में ज्यादा थी मैं। कोविड ने सोसाइटी को बहुत बर्बाद किया है। बहुत सारे, जो मैं अपने प्रोफेशन के फील्ड से बोलूं अगर, तो बहुत सारे जो लोग नहीं पीते थे, कोविड ने उन लोगों को पीना सिखा दिया है। और कोविड में एक चीज और हुई है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव भी देखने को मुझे बहुत मिले। कोविड के चक्कर में हस्बैंड वाइफ जितना ज्यादा एक दूसरे को जानने लगे थे, वो और ज्यादा लड़ाई झगड़े भी उनके घर में ज्यादा शुरू हो गए। पहले तो ये था कि दिन भर हस्बैंड बाहर है, अब तो ये है कि बच्चे भी 24 घंटे घर में। विशेष करके हाउस वाइफ की लाइफ बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है इससे, क्योंकि वो लोगों को जो थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम मिलता था वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और बाकी बहुत लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है इस कोविड में। मैसेज यही है कि
यहाँ पे रजिस्ट्री करने की ना सोचें। इस पृथ्वी के ऊपर जितना है, जितना मिल रहा है, खाएं पिएं, मस्त रहें, थोड़ा सा रेनी डे के लिए बचा के रखें। बाकी यहाँ पे कोविड ने शायद लोगों को ये जरूर सिखाया होगा कि लाइफ कितनी अनसर्टेन है। जिंदगी में किसी भी मोमेंट पे आपको कुछ भी हो सकता है। अपने हाथ पैरों पे चलता हुआ आदमी वार्ड में गया, मतलब रूम में गया है, अपने आईसीयू में अपने पैरों पे ही जा रहा है आदमी, वहां तक चल के भी कि मैं स्पेशल वो लूंगा, लेकिन आते वक्त तो 4 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ही वो एक्सपायर हो गए। कोविड ने नेगेटिव भी बहुत कुछ सिखाया, पॉजिटिव भी सिखाया। मैं काउंसलर ही बनना चाहूंगी। मैं अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। वैसे पीपल से दैट आई एम अ वेरी गुड टीचर ऑल्सो। मैं देहरादून आर्यन स्कूल में पढ़ाती थी। चेरी जैन मेरी प्रिंसिपल हुआ करती थी वहां पर। और मैं देहरादून के संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में भी पढ़ाती थी। तो वहां पे एक बार छोड़ के मैंने दोबारा ज्वाइन किया, तो वहां पे भी प्रिंसिपल मैम का यही कहना था कि गुड टीचर्स आर ऑलवेज वेलकम, या तो टीचर या तो काउंसलर। पर हाँ, काउंसलिंग करने से क्या है, टीचिंग के जॉब में लोगों को ऐसा लगता है टीचर मतलब कि उतना ग्रेटफुल नहीं होते, लेकिन काउंसलर जब आप होते हैं तो विशेष करके इसके ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर के, तो बच्चे लोग जब माँ माँ बोलते हैं, 43 ईयर्स ओल्ड, और मेरी ही एज के लोग जब मेरे पैर छू के मुझे कहते हैं आप मेरी माँ जैसी हैं, तो दैट इज अ वेरी हार्ट फेल्ट फीलिंग। मतलब उसको कुछ मैं आपको बता नहीं सकती वो कितनी खुशी होती है। मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मेरे पास अराउंड 250 पॉट्स हैं घर में, जिनको कि जो फूल की मैं खुद ही लगाती हूँ। उन फूलों के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर में एक छोटी मोटी नर्सरी देख सकते हैं आप, मतलब कि घर है कि नर्सरी जैसा ही है, छोटा मोटा मतलब। और इसके अलावा मैं शाम को ट्यूशन्स लेती हूँ घर में। शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक मेरी ट्यूशन्स रहती हैं। ऑफिस से मैं 2 बजे करीबन आ जाती हूँ, तो जो भी जिस दिन भी कोई भी बच्चा एब्सेंट हो, वो टाइम में अपने फूलों को दे देती हूँ। और संडे इज फुल्ली विद माई फ्लावर्स एंड ऑल। वो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो गूगल पे मेरा पेज है मंगलम बोल के, मंगलम ड्रग एडिक्शन सेंटर पाठशाला। और मैं फेसबुक पे हूँ नीतू खंडूरी शर्मा के नाम से, NEETU नीतू, KHANDURI खंडूरी SHARMA शर्मा, ये मेरी फेसबुक आईडी है। वो बच्चे मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भटके हुए लोग हैं, शायद इंडिया गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ नहीं रही है। इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जैसे कि आप पिकअप मत कीजिए, जबरदस्ती रिहैब में मत रखिए। लेकिन जो भटके हुए लोग हैं सर, वो ठीक जल्दी से होना नहीं चाहते। 2% लोग ऐसे हैं 100 में से, 3% लोग। इतना मिसाल मेरे रिहैब को हो गया है, हम लोगों के, मेरे हस्बैंड के और उनके पार्टनर के रिहैब को इतने साल हो गए हैं। तो वो लोग जो भटके हुए लोग हैं वो आते ही नहीं है, उन लोगों को झूठ बोल बोल के लाना पड़ता है। केवल 2% 3% लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कुछ गलत हो रहा है जिंदगी में। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है, तो आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, आपकी स्टेट में, आप जहाँ भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं या जहाँ पे भी आपको लगता है, वहाँ पे आप अच्छे रिहैब में जाइए, वहाँ ट्रीटमेंट लीजिए। आप नशे से दूर आ सकते हैं। नशे से निकलना असंभव नहीं है, मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। माना कि इंसान अदरक पीने की चाय भी नहीं छोड़ पाता, वो भी एक बहुत आदत ही है। जब अदरक की चाय छोड़ना मुश्किल है तो नशा छोड़ना तो और भी मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। वंस यू हैव डिसाइडेड, यू कैन। मैसेज यही है कि आप लोग नशे से बाहर आइए बेटा। जो छोटे बच्चे हैं, जनरली मेरे को तो 40-45 तक का बंदा भी जैसे पैरी छू के मैडम माँ बोलता है। तो आप जहाँ भी हैं, अगर आपके मन में कभी भी ये आता है कि मेरे से कुछ गलत हो रहा है, मुझे नशा छोड़ना है, तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अपने पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को, आप जिसको भी प्यार करते हैं या जो आपको बहुत प्यार करता है, आप उसके आगे, इफ यू कैन गो टू एनी लैंड फॉर योर सब्सटेंस, बेटा गो टू एनी लैंड फॉर योर रिकवरी। अगर आप अपने नशे के लिए किसी भी जगह जा सकते हैं और कहीं पे भी जा सकते हैं, तो रिकवरी के लिए भी कहीं भी जाइए। जिस हद तक आप नशे के लिए गिरे थे, उसी हद तक आप रिकवरी के लिए भी गिर जाइए। हाथ पैर जोड़ने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लोगों को विश्वास में लीजिए और कहिए मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। रही न रही हम महका करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आबो हवा में। रही न रही हम जब न होंगे तो हमारी
खाक पर तुम रुकोगे पल दो पल। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप मंगलम रिहैबिलिटेशन सेंटर पाठशाला से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर असम में बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगर आपको ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज और सुननी है और आप और जानना चाहते हैं बहुत से ऐसे लोगों के बारे में, तो आप वर्क मॉब पे आके इन स्टोरीज को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सर, जब इंसान एडिक्टेड होता है ना, उसे खुद नहीं पता चलता। वो बहुत टाइम तक तो इसको एंजॉय करता रहता है और थोड़ा टाइम एंजॉय करता है। शुरू में ये एडिक्ट नशा शुरू में मज़ा है और उसके बाद ये सज़ा है। शुरू में आप जब इसमें इंजेक्शन लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो उस समय तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे वही आपकी मतलब आपकी बाध्यता बन जाती है। बाध्यता समझ रहे हैं ना? कंपल्शन बन जाता है। जो चीज़ पहले एन्जॉयमेंट है, वही चीज़ बाद में कंपल्शन बन जाता है। इस समय असम में और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं। इस समय मेरा पेशेंट नॉर्थ ईस्ट का ब्रांड एम्बेसडर है एक बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट का। उसका नाम राहुल शेख है। उसके बाद मेरा एक बच्चा आईआईटी से रिसर्च कर रहा था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी एक जो मिस्टर असम है वो भी मेरा पेशेंट है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जिम जो खोला है गुवाहाटी में, वो मेरे ही पेशेंट ने खोला है रिकवरी में आने के बाद। और अगर आप कभी 1 बार 2 बार नशे में फिर से डूब जाते हैं तो निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो भी एग्जाम्पल हैं जब 13 बार रिहैब सेंटर में जाने के बाद भी पेशेंट ठीक हुआ और उसने अपना नाम पूरे नॉर्थ ईस्ट में रोशन किया। तो हार नहीं माननी चाहिए। आप ज़रूर मतलब कि नशा छोड़ने की इच्छा को रखिए। मेरे रिहैब सेंटर का जो सक्सेस मंत्र वो है डिसिप्लिन, और इसका क्रेडिट तो मैं अपने हस्बैंड को 100% देना चाहूँगी। वो बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन है। मतलब कि अगर खाना बनने में देर भी हो गई कभी, तो वो कहेंगे ऐसा खाना ही मत खाओ तुम लोग। इसलिए सब लोग मेरा जितना भी मेरे काउंसलर्स हैं और रेजिडेंशियल काउंसलर्स, मेरे हस्बैंड और हम लोगों के यहाँ, जैसे कि कई सेंटर्स हैं, मैं नाम उनका मेंशन नहीं करना चाहती। सेंटर्स ने क्या करा हुआ है कि टीचर्स नहीं है उनके पास, वहीं के अंदर के लड़के उनके यहाँ काम कर रहे हैं। हम लोगों ने सर पैसे को नहीं देखा है और हम लोगों ने हर चीज़ के लिए टीचर रखा हुआ है। जैसे योगा टीचर अलग आता है। हम लोग क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमारा योगा टीचर अलग है, हमारा आध्यात्मिक टीचर अलग है हम लोगों का। काउंसलर्स बहुत सारे रखे हुए हैं हम लोगों ने। ये नहीं कि केवल पैसा लिया और क्वालिटी नहीं देनी। वो चीज़ हम लोगों का सक्सेस मंत्रा शायद वही है। उसी से हम लोगों ने लोगों का विश्वास कमाया हुआ है आज की डेट में। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे नीतू खंडूरी शर्मा की संघर्षमयी जीवन की ये कहानी, इनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। टेल योर स्टोरी, इंस्पायर एंड बिल्ड योर ब्रांड विद द पावर ऑफ वीडियो। जय हिंद, जय भारत।